Hello friends, I'm Tawar Khan back in with another video. Guys, in this video we are gonna talk about tenses. That's why you watch the video till the end. And guys, if you are a beginner and you don't know anything about tenses, so this video is especially for you. And guys, today I make a promise to you, after watching this video till the end, all your doubts will be cleared related to tense. But prior to that, if you haven't subscribed to my channel by now, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon, because whenever I upload a video, you will get a notification of my upcoming videos. So guys, I don't want to take your precious time. Let's start it without any further ado. तो guys, इस वीडियो में हम लोग टेंस सीखने वाले, ठीक है। तो देखिए, टेंस सीखने से पहले हम लोगों को टेंस का बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोगों को टेंस का बेसिक नॉलेज पता नहीं होगा तो आगे चल के हम लोगों को मे बी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं आपका टाइम लेना ज्यादा नहीं चाहूंगा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेंस मीन्स टाइम या काल। तो ये काल कितने टाइप के होते हैं? ये काल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल जो आने वाला है। एंड गाइस, ये तीनों टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होंगे, पास्ट टेंस के 4 फॉर्म होंगे और फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म होंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के वो 4 फॉर्म कौन कौन से हैं और पास्ट टेंस के कौन कौन से और फ्यूचर टेंस के कौन कौन से हैं। तो प्रेजेंट टेंस के वो 4 फॉर्म हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलिए पास्ट टेंस के वो 4 फॉर्म देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब फ्यूचर टेंस के वो 4 फॉर्म देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये कुल मिलाकर 12 फॉर्म हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने से पहले अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नॉलेज नहीं है तो हम लोग इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तो और चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन मीन्स द पर्सन स्पीकिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो व्यक्ति बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन का मतलब होता है द पर्सन स्पोकन टू, वो व्यक्ति जिसको बोला जा रहा होता है। थर्ड पर्सन मीन्स द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, तो वो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा सिंगुलर है वो आई है और प्लूरल जो है वो वी है। मतलब सिंगुलर आई जो है, आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम लोग। तो आई का यूज़ हम लोग एक के लिए करते हैं और वी का यूज़ हम लोग एक से ज़्यादा के लिए करते हैं, जो कि वी हमारा प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं हमारे? आई है और वी है। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे, मतलब एक के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो आई का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे तो वी का यूज़ करेंगे। और इसी तरह हमारा जो सेकंड पर्सन है वो यू है, जो कि सिंगुलर है, और प्लूरल भी हमारा यू है। यू का मतलब होता है तुम। तो गाइज, यू का यूज़ हम लोग एक के लिए भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी यू का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमारा है वो ही, सी, इट, नेम है। ही का मतलब होता है वे, और सी का मतलब होता है वे, और इट का मतलब होता है ये, और नेम। तो ये जो हमारा ही, सी, इट, नेम है ये सिंगुलर है। तो ही का यूज़ हम लोग लड़का के लिए करते हैं, जबकि सी का यूज़ हम लोग लड़की के लिए करते हैं। और हमारा जो थर्ड पर्सन प्लूरल है वो दे है। दे का मतलब होता है वे लोग। तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट
समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट मीन्स वर्तमान अनिश्चित काल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, रूटीन्स एंड फैक्ट्स। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है गाइस, वो हैबिचुअल एक्शन और रूटीन्स और सत्य को बताता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हैबिचुअल एक्शन, रूटीन्स एंड फैक्ट्स को बताता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में आपको ता है, ते है, ती है, इस तरीके का साइन मिलेगा। तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं जाता हूं, वो खाता है, वो पढ़ता है, तो देखिए सब वाक्य के अंत में ता आपको मिल रहा है, ते मिल रहा है, राइट। तो आप जहाँ भी आपको ता है, ते है, ती है मिलेगा, तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम लोग फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट है। आज जो गाइज हम लोग सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक। मतलब इस वाक्य में आपको नहीं या क्वेश्चन करके नहीं मिलेंगे, बल्कि सिंपल होंगे। जैसे मैं चावल खाता हूँ, वो फुटबॉल खेलता है, वो वहाँ जाती है, तो इस तरीके के वाक्य होंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होते क्या हैं। तो देखिए गाइस, सब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है या कोई चीज़ होता है। मतलब सब्जेक्ट हमारा कोई नॉन होगा या प्रोनाउन होगा। आपने नॉन या प्रोनाउन के बारे में तो ज़रूरी पढ़ा होगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं वर्ब होते क्या हैं। तो वर्ब एक क्रिया होता है, ठीक है, एक्शन होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब जान लेते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट भी कोई व्यक्ति होता है या कोई चीज़ होता है। ठीक है। मतलब सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, करता होता है, मतलब जो कोई भी एक्शन को करता है, और जो भी एक्शन करता है वो ऑब्जेक्ट पे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि मैं उसे पीटता हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। पीटना का क्या हो जाएगा? बीट हो जाएगा। किसे पीटता हूं? तो उसे पीटता हूं, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? हिम हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं। तो देखिए, आई पीटने का काम कर रहा है, तो इस किस पे प्रभाव पड़ रहा है? हिम पे पड़ रहा है। मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा कोई भी अगर काम करेगा उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। अगर देखिए, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ, अगर मैं पीटने का काम कर रहा हूँ तो चोट किसको लग रहा है? हिम को लग रहा है, राइट। तो मैं उसे पीटता हूँ, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, राइट। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब एस ई एस ऐड करना है। तो देखिए गाइस, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। अगर गाइज हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या कोई नेम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं। जैसे वो जाता है तो ही गोज। तो देखिए गाइज, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैंने वर्ब भी सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस का यूज़ किया है, ताकि हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाए। अगर गाइस हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई, वी, दे, यू है, तो उसके साथ हमें एस ई एस का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे लोग जाते हैं दे गो। तो इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस ई एस ऐड नहीं करते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो फुटबॉल खेलता है। तो देखिए, वो का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। तो ही हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो हमारा वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा, राइट। तो खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले। तो प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग ई एस या एस का ऐड करते हैं, ठीक है। तो प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, ठीक है। वो फुटबॉल खेलता है तो ही प्लेज फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो आई प्ले फुटबॉल। तो देखिए गाइज, आई जो है वो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, क्योंकि आई को इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल माना गया है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो आप इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। लेकिन गाइज, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ करना है या ई एस का यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग स्पेलिंग रूल्स भी जान लेते हैं, ताकि आपको एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द जो वर्ब होते हैं वो अपने अंत में एस लेते हैं सिंपली। मतलब बहुत सारे जो वर्ब होते हैं वो अपने अंत में एस लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, रन है तो रन्स हो जाता है, सिट है तो सिट्स हो जाता है, सी है तो सीज हो जाता है, लीव है तो लीव्स हो जाता है। ठीक इसी तरह बहुत सारे जो वर्ब होते हैं जिसके अंत में सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड ओ से ख़त्म होता है, तो उसके अंत में हम लोग ई एस ऐड कर देते हैं सिंपली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, पास है तो पासेस हो गया, बज है तो बजेस हो गया, वास है तो वासेस हो गया, फिक्स है तो फिक्सेस हो गया, कैंच है तो कैंचेस हो गया, गो है तो गोज हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, पास है तो पास के अंत में हम लोग ई एस लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो पास है ये देखिए इसके अंत में एस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें ई एस लगा दिए हैं। बहुत ही सिंपल रूल है, आपको जस्ट याद कर लेना है कि अगर कोई भी वर्ब के अंत में आपको सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड ओ अगर मिलता है तो आप बेझिझक ई एस यूज़ कर सकते हैं। अब रूल नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वाई से ख़त्म होता है, मतलब अगर वाई से, अगर लास्ट में अगर वाई है, अगर वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं FLAY, फ्लाई है, ठीक है। तो वाई के पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट है, राइट। तो फ्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंत में ई एस ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, फ्राई है तो देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, राइट। तो हम लोग पहले वाई को आई में चेंज किए, फिर ई एस ऐड कर दिए, तो फ्राई है तो फ्राइज हो जाएगा। उसी तरह क्राई है तो क्राइज हो जाएगा, ड्राई है तो ड्राइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 4th नंबर रूल देखते हैं। अगर कोई वर्ब वॉवल प्लस वाई से ख़त्म होता है, मतलब अगर कोई मतलब अंत में अगर वाई है, वाई से पहले अगर कोई वॉवेल है, ठीक है, तो आपको वाई को नहीं हटाना है, बल्कि सिंपली आपको एस ऐड कर देना है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, पे है तो पेज हो जाएगा, और इसी तरह प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, बाय है तो बाइज हो जाएगा, इंजॉय है तो इंजॉयज हो जाएगा। तो देखिए गाइज,
वाई से पहले वॉवेल लेटर है, इसी के चलते हम लोग सिंपली एस ऐड कर दिए वर्ब के अंत में। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑन हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मेक अ कॉमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू। एंड थैंक यू so much for watching this video guys.